नमस्कार, मैं अजय कुमार। मध्य पूर्व एशिया युद्ध के निरर्थक बवंडर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मिलकर के युद्ध के अपराध को निमंत्रण दे रही हो। आप कहेंगे कि तनाव इजराइल, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन में चल रहा है, तो पूरी दुनिया को दोषी क्यों करार दिया जाए। इजराइल जब एक के बाद एक करके ईरान पर हमला कर रहा था और ईरान के सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह और हमास पर हमला कर रहा था, तो बदले में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। तो इसमें अपराधी पूरी दुनिया कैसे हो गई। तो बात दरअसल यह है कि गजा में जिस तरह से पिछले एक साल से इजराइल ने तबाही मचा रखी है, वही युद्ध के बवंडर को निमंत्रण देने का सबसे प्रमुख कारण है। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल के तकरीबन 1100 से ज़्यादा नागरिकों को जिस तरह से मारा और 240 नागरिकों को बंधक बना लिया, वह बहुत ही क्रूर और अमानवीय कार्रवाई थी। मगर उसके बदले में इजराइल ने आत्मरक्षा के नाम पर जो करना शुरू किया है, वह तो मानवता के खिलाफ किए गए अब तक के सबसे बड़े अपराध की लिस्ट में शामिल हो चुका है। 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक गजा के में की गई लगातार बमबारी से तकरीबन 41,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 96,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। पूरा गजा तबाह हो गया है। इजराइल ने गजा को मलबे में और रिफ्यूजी कैंप में तब्दील कर दिया है। अब तक गजा में इजराइल की बमबारी की वजह से मौत का तांडव जारी है। और इन सब के बीच यह तथ्य गौर करने लायक है कि इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी देश ने नहीं, किसी देश के नेता ने नहीं, या कुछ देश के समूह ने नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया है कि साल 1967 के बाद फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है, अवैध है, इलीगल है। इजराइल अवैध बस्तियां बसा रहा है, गजा में ऐसा अपराध कर रहा है जिसकी कुछ कार्रवाइयां नरसंहार के बराबर हैं। इजराइल को अपनी सैन्य कार्रवाइयों पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। मतलब जब न्याय हुआ तो इजराइल को दोषी पाया गया, मगर उसके बावजूद भी इजराइल का गजा और फिलिस्तीन पर हमला जारी है। इजराइल रुक नहीं रहा है। पूरी दुनिया का साझा विवेक जिस न्याय के मूल्य को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है, उसकी नाफरमानी पर एक दूसरे के साथ खड़ा होकर के ऐसा कोई कदम उठाने में सफल साबित नहीं हुआ है जिससे इजराइल आत्मरक्षा के नाम पर की जा रही अपनी कार्रवाई को रोक दे। दुनिया के एक से एक ताकतवर मुल्क और खुद को शांतिप्रिय और न जाने क्या क्या कहने वाले मुल्क आपस में मिलकर के इजराइल को नहीं रोक पा रहे हैं। मतलब इजराइल के अपराध की हिम्मत को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका पूरी दुनिया निभा रही है। जब वह न्याय को ही तवज्जो नहीं दे रही है, तो कैसे शांति की स्थापना हो सकती है। यह दुनिया के मंचों से लगातार बात दोहराई जाती है और यही हो भी रहा है। गजा को तबाह करने के बाद इजराइल लेबनान की तरफ निकला। लेबनान इजराइल के उत्तर का पड़ोसी मुल्क है। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह संचालित होता है। हिजबुल्लाह एक राजनीतिक उग्रवादी शिया संगठन है। हिजबुल्लाह का जन्म ही साल 1982 में इजराइल और अमेरिका के गलत इरादों और गलत कारनामों के विरोध में हुआ था। यह संगठन अपना मकसद बताता है कि यह मध्य पूर्व एशिया से इजराइल और अमेरिका की बेईमान पकड़ को खत्म करना चाहता है। हिजबुल्लाह की वित्तीय और मिलिट्री मदद शुरू से ही ईरान करते आ रहा है। एक तरह से कहा जाए तो यह ईरान का सहयोगी संगठन बनकर के काम करता आ रहा है। शुरू से ही हिजबुल्लाह फिलिस्तीन और गजा की आज़ादी का समर्थक रहा है। और तो 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गजा में बमबारी करनी शुरू की, तो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी गजा पर चल रही बमबारी के विरोध में सॉलिडेरिटी दिखाई। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले किए। इन हमलों में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हिजबुल्लाह की तरफ से बार बार हमला इसी बात के लिए किया गया ताकि इजराइल को चेतावनी मिलती रहे कि वह बहुत ज़्यादा हमला ना करे। गजा में लगातार हमला करने के बाद भी जब हमास को इजराइल पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया, दुनिया की तरफ से युद्ध विराम का दबाव बनना शुरू हुआ, तो एक साल के बाद अब इजराइल ने अपना निशाना गजा के साथ लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को भी बना लिया है। पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर पेजर से धमाके करवा करके हमले करवाए। उसके बाद वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में धमाके करवा करके हमले करवाए। इस तरह का हमला कोई आतंकवादी समूह ही करता है। उसके बाद रॉकेट दागे गए, जिसमें तकरीबन 1,000 लेबनान के नागरिक अब तक मर गए हैं
और करीब दक्षिणी लेबनान में रहने वाले 1 लाख लेबनान के नागरिक दक्षिणी लेबनान को छोड़कर के कहीं और चले गए। इजराइल के इन्हीं हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की भी मौत हो गई। मतलब बहुत बड़ी मौत हुई। किसी चीफ का मरना, किसी संगठन के चीफ का मरना बहुत बड़ा धक्का होता है। इसके साथ 4 प्रमुख कमांडर को भी इजरायली हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ खुल करके जंग छेड़ दी है। इन सबके जवाब में ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 की रात में इजराइल पर मिसाइल हमला किया। ईरान और इजराइल के बीच तकरीबन 2100 किलोमीटर की दूरी है। 2100 किलोमीटर दूर से ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइल दागे। इन सब से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल की रक्षा तंत्र ने इन सारे मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया। मगर ईरान ने उन सबके सवालों का जवाब तो दिया है जो ईरान से लगातार पूछ रहे थे कि वह इजराइल पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, जब इजराइल उसके सहयोगी संगठन हमास और हिजबुल्लाह पर लगातार हमला करते आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार लिखते हैं कि पिछले साल दिसंबर में इजराइल ने इस्लामी रिवॉल्यूशन कॉर्प्स गार्डन के बहुत ही सीनियर जनरल को बम से मार गिराया जो ईरान से जुड़े हुए थे। उसके बाद इसी साल अप्रैल में ईरान की एम्बेसी पर हमला कर ईरान के बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों को मार गिराया। यह सारे हमले यह बता रहे थे कि इजराइल ईरान को चुनौती दे रहा है, युद्ध के लिए ललकार रहा है। ईरान ने भी 14 अप्रैल को इजराइल पर सीधा हमला किया। 300 से ज़्यादा ड्रोन, क्रूजर, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसमें भी कोई बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल का नुकसान नहीं हुआ। मगर ईरान ने यह बतला दिया कि अगर इजराइल ईरान की संप्रभुता को चुनौती देगा तो उस पर ईरान चुप नहीं रहने वाला। ईरान भी हमला करेगा। एक तरह से कहा जाए तो यह संदेश इजराइल को भी समझ में आया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार लिखते हैं कि मगर अप्रैल के बाद ईरान में 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। मई महीने में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इब्राहिम रईसी का पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मामलों पर वैचारिक रुझान ऐसा था जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाता है। इब्राहिम रईसी के बाद प्रेसिडेंट के पद पर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हुआ जिनका वैचारिक रुझान इब्राहिम रईसी से थोड़ा अलग है। वह पश्चिम के साथ बातचीत कर, एंगेजमेंट कर, बहस कर, चर्चा करने में यकीन रखते हैं। इस बदलाव में इजराइल को एक अवसर मिला। इजराइल ने फिर से ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के बड़े बड़े अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर से उन्हें मारना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कर उस नेटवर्क पर हमला किया जो ईरान का समर्थन पाकर के मध्य पूर्व एशिया में इजराइल और अमेरिका की बेईमानियों को खत्म करने के इरादे से बहुत ही लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इजराइल ने पिछले साल भर से ऐसी परिस्थितियां मध्य पूर्व एशिया में पैदा की हैं जो साफ साफ बता रही हैं कि इजराइल ईरान को आमने सामने की लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहा है, ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है। इजराइल ईरान को पिछले साल भर से लगातार उकसा रहा है। ईरान का हाथ बन करके हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजराइल से लगातार लड़ते आए हैं। इन संगठनों के बड़े बड़े बेस पर इजराइल ने हमला किया, बड़े बड़े अधिकारियों को, चीफ को मार गिराया, कमांडर को मार गिराया। मतलब वही बात कि इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि ईरान आमने सामने आकर के लड़ाई करे। जब ईरान से युद्ध होगा तो इजराइल के साथ खुल करके अमेरिका भी आएगा। ऐसे में युद्ध की वह दशाएं पैदा होंगी जिसकी चाहत इजराइल के कदमों को देखकर लगता है कि इजराइल के मन में बहुत लंबे समय से रही होंगी। ईरान के लोगों को ईरान की उस सत्ता के खिलाफ जो इजराइल के गलत कामों का खुलकर विरोध करती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में सत्ता परिवर्तन की बात भी शुरू कर दी है। वह कह रहे हैं कि ईरान से मौलवियों का शासन हटने से मध्य पूर्व एशिया में स्थायी शांति और समृद्धि आएगी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है कि लोग ही सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ से युद्ध लड़ा जाए। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो थोड़ा ईरान और इजराइल की क्षमता पर भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ईरान और इजराइल या किसी भी देश की सैन्य क्षमता कितनी है, इसकी सही जानकारी केवल उस देश के पास होती है। बहुत सारी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है, सार्वजनिक की नहीं जाती है। मगर फिर भी अगर मोटा मोटी आकलन लगाया जाए
और समझने की कोशिश की जाए कि सैन्य क्षमता कितनी है या क्षमता कितनी है, तो किसी देश की आबादी कितनी है, उसकी आर्थिक समृद्धि कितनी है, उसकी टेक्नोलॉजिकल समृद्धि कितनी है, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि उसकी सैन्य क्षमता कितनी होगी। उसके संघर्ष का इतिहास क्या रहा है, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि उसकी सैन्य क्षमता किस तरह की होगी। इजराइल की आबादी तकरीबन 96 लाख के आसपास है और ईरान की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 80 लाख के आसपास है। मतलब आबादी के मामले में ईरान इजराइल के मुकाबले बहुत ही बड़ा देश है। इसका स्वाभाविक सा मतलब यह निकलता है कि सैनिकों के मामले में ईरान के पास इजराइल के मुकाबले में ज़्यादा सैनिक होंगे। तथ्य भी यही बात कहते हैं। मगर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में इजराइल बहुत बड़ी ताकत है। ईरान की प्रति व्यक्ति आमदनी 4500 अमेरिकी डॉलर है, तो इजराइल की प्रति व्यक्ति आमदनी 54,000 अमेरिकी डॉलर है। यानी इजराइल की प्रति व्यक्ति आमदनी ईरान के मुकाबले 11 गुनी ज़्यादा है। मगर इजराइल की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। अमेरिका की वजह से इजराइल जैसा छोटा देश आर्थिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, टेक्नोलॉजिकल तौर पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, सैन्य तौर पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा समृद्ध, टेक्नोलॉजिकल तौर पर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और अमेरिका का सहयोग पाकर के यह सब मिलकर के इजराइल को बहुत ही मजबूत सैन्य शक्ति में तब्दील कर देते हैं। इसीलिए इजराइल के पास आयरन डूम जैसी ऐसी तकनीक भी है जिसकी वजह से इजराइल का सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि मिसाइल उस पर छोड़े तो जाते हैं लेकिन उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता है। कुल मिला जुला करके बात कही जाए तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी आधारित मौजूदा वक्त की सैन्य क्षमता के मामले में इजराइल ईरान से ऊपर है। मगर दोनों देशों के पास इतनी सैन्य क्षमता है, हथियारों की इतनी होड़ है, मिसाइलें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर युद्ध होता है आमने सामने का तो बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचेगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि इजराइल के कदमों को देखकर तो यह साफ लगता है कि अब वह इस विचार के साथ चल रहा है कि एक ऐसा युद्ध लड़ा जाए जिससे भविष्य में किसी युद्ध का सामना ना करना पड़े। यह विचार बहुत ही लंबे समय से संघर्ष के इतिहास की दुनिया में प्रचलित भी है। यह विचार कि युद्ध के जरिए स्थायी शांति हासिल की जा सकती है। इस विचार की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब जमीन पर इसे लागू किया जाता है तो परिणाम कभी भी वैसे नहीं निकले हैं जैसे निकलने चाहिए थे या जिस सोच करके युद्ध लड़ा गया था। जैसे कि अब देखिए, इजराइल हिजबुल्लाह पर लगातार हमला कर रहा है। आज हमला नहीं किया है, वो 40 साल से लगातार हमला करते आ रहा है, लेकिन फिर हिजबुल्लाह अपनी ताकत लेकर के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके लड़ने का तरीका दूसरा है। वो गुरिल्ला युद्ध के तहत वो लोग लड़ते हैं। उसी तरीके से ईरान के जो भी संगठन हमास हैं, हिजबुल्लाह है या कोई भी संगठन जो मध्य एशिया में काम कर रहे हैं, अगर उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी सैन्य क्षमता और टेक्नोलॉजिकल क्षमता नहीं है कि वो सीधे सीधे लड़ाई कर पाएँ, तो वो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से लड़ाई करते हैं, रुकते हैं, सावधानी बरतते हैं, जब वक्त आता है तो फिर से उठ खड़े होते हैं। अब तक 1982 से लेकर के अब तक हिजबुल्लाह मौजूद है। मतलब 40 साल हो गया, न जाने कितने हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी वह मौजूद है। यह बताता है कि जो एक लड़ाई लड़ी जाती है कि आमने सामने लड़ाई लड़ी जाए और सामने वाले को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, यह केवल किताब भी बातें हैं। जो विरोध की आवाज़ है वह लगातार समाज में मौजूद होती है और वह अपने आप को एकत्रित करती है और समय समय पर हमला करती रहती है। शुक्रिया।